बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियसली कौमी आमदनी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जिसमें हमने जीडीपी, जीएनपी पढ़ा, उसके बाद हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट पढ़ी, एनएनपी। तो अब हम फोर्थ डेफिनेशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कौमी आमदनी के सिलसिले में। तो फोर्थ डेफिनेशन जो है उसको हम सिंपली नेशनल इनकम या कौमी आमदनी ही कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये क्या होती है और इसमें क्या डिफरेंस है बाकियों से। कौमी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो किसी भी मुल्क के तमाम आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों का मजमुआ हो। यानी कि ये जो कौमी आमदनी की डेफिनेशन है ये नेशनल इनकम एट फैक्टर कोस्ट को ज़ाहिर करती है, यानी कि जीएनपी की वो वैल्यू है जो कि आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के लिहाज से है। यानी कि मुआवजे आपको पता है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी जो फैक्टर पेमेंट्स हैं, यानी कि ये सारे आमलीन पैदाइश जो हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले उनको पेमेंट्स मिलती हैं, लगान, उजरत, सूद और मुनाफा। तो इसको हम टोटल कर लें तो इस मजमूए को ही कौमी आमदनी कहा जाता है। यानी कि कौमी आमदनी आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के लिहाज से हमने पढ़ा था इनकम मेथड, तो उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगे हैं दोबारा से। तो ये अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है। ये देखें, ये देखिए हमने कौमी आमदनी की मेजरमेंट के लिए हमने ये मेथड्स पढ़े थे प्रीवियसली। प्रोडक्ट मेथड हमने पढ़ा था जिसके ज़रिए हम जो है तमाम जो अशिया खदमात हैं जो मार्केट प्राइस के ऊपर सेल होती हैं उनकी वैल्यू को हम जमा कर लेते हैं। तो उससे जो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये हमें कौमी आमदनी हासिल होती है। दूसरा मेथड हमने इनकम मेथड पढ़ा जिसके ज़रिए हमें जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट की वैल्यू हासिल होती है जो आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के लिहाज से कौमी आमदनी को ज़ाहिर करती है। अगर हम इन दोनों मेथड्स पर गौर करें तो ये देखें, जो ये प्रोडक्ट मेथड है ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौमी आमदनी की कैलकुलेशन को ज़ाहिर करता है। यानी कि ये वो कीमतें हैं जो एक कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, ये वो वैल्यू है जो एक कंज्यूमर यानी कि एक सारिफ जो है अदा करता है शा खदमात को ख़रीदने के लिए। सेल होती हैं जो मार्केट प्राइस पे शा, तो ये उस चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो ये जो दूसरा मेथड है ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर करता है, यानी कि एक बेचने वाला जो है कितनी कीमत वसूल करता है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड ज़ाहिर करता है कि ख़रीदने वाला कितनी कीमत अदा करता है, और इनकम मेथड ज़ाहिर करता है कि एक बेचने वाला जो है वो कितनी कीमत वसूल करता है। तो इन दोनों तरीक़ों से एक ही रिज़ल्ट आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मेथड जो हैं इक्विवेलेंट हैं, इन दोनों से सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। कौमी आमदनी का एक जितनी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। उसकी कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये दोनों मेथड्स जो हैं वो थोड़े डिफ़र करते हैं, इनसे 2 डिफरेंट रिज़ल्ट्स आते हैं। तो वो क्या रीज़न्स हैं, उन फैक्टर्स को अगर हम एडजस्ट कर लें तो उन एडजस्टमेंट के बाद सेम रिज़ल्ट आएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये दोनों मेथड्स जो हैं उनसे 2 डिफरेंट रिज़ल्ट्स आते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। ये देखें स्टूडेंट्स, जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक डिफरेंस जो इनमें पैदा हो जाता है वो टैक्सेस की वजह से पैदा हो जाता है। टैक्स जो है ये एक ऐसी पेमेंट है जो कि अवाम जो है हुकूमत को करती है। ठीक है, ये कंपलसरी अदायगी है, कंपलसरी पेमेंट है जो हर शहरी के ऊपर फ़र्ज़ है और वो उन्होंने हुकूमत को करनी होती हैं। तो ये 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं कि जिस पे वो टैक्स लगाया जाता है, इम्पोज़ किया जाता है, वही उसे पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि वो किसी और शख्स पे लगाया जाता है, इम्पोज़ किसी और पे किया जाता है, लेकिन उसका जो बर्डन है ज़रूरी नहीं वही बर्दाश्त करे, वो उसका बर्डन आगे शिफ्ट कर सकता है। और इसकी आगे जो टाइप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की इकसाम है।
ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये एक्चुअली कीमत में शामिल हो जाते हैं। कंज्यूमर्स के ऊपर ये इसका बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनके ऊपर ये इम्पोज किया जाता है हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये वो लोग जो हैं इसको कंज्यूमर्स के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि जो सारिफ हैं वो उनके ऊपर इसका बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह से वो चीज़ों की कीमतों में शामिल हो जाता है। सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की सूरत में अशिया की कीमतों में ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है। देखें, ये फर्स्ट रीज़न जो है जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो कौमी आमदनी से डिफरेंट हो जाती हैं। आमदनी पैदाइश के मुआवज़ों के लिहाज से जो कौमी आमदनी होती है उससे डिफरेंट हो जाती हैं कीमतें। तो अब ये इसकी हम रीडिंग करते हैं। बाज़-औक़ात अशिया पर हुकूमत टैक्स आयद कर देती है, मसलन एक्साइज ड्यूटी वगैरह, सेल्स टैक्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो कारखानादार ही इन टैक्सों को अदा करते हैं और कीमत में यही टैक्स जमा करके सार्फिन से वसूल करते हैं। यानी कि इनिशियली जो है इसको जो सेलर होते हैं वही अदा करते हैं, लेकिन बाद में जो है वो इसको कीमत में शामिल कर लेते हैं और वो अल्टीमेटली सार्फिन पे इसका बोझ डाल देते हैं और सार्फिन से वो वसूल करते हैं। इस तरह से इसका बोझ सार्फिन पे पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर एक पंखे की कीमत 800 रुपये है। ये उसकी जो है ना असल कीमत थी जिसके ऊपर वो पंखा पैदा हुआ था, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो उसके कोस्ट थे, जिस कोस्ट के ऊपर जिस कीमत पे वो पंखा जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, उसके यानी कि प्रोडक्शन कोस्ट है। लेकिन फ़ी पंखा 100 रुपया हुकूमत टैक्स आयद कर देती है। जो 100 रुपया है ये हुकूमत ने सेल्स टैक्स वगैरह या इनडायरेक्ट टैक्स में से कोई टैक्स लगा दिया है जो कि कीमत में शामिल हो गया। अब सार्फिन को यही पंखा 900 रुपये के इवज़ ख़रीदना पड़ेगा, जबकि इसकी असल कीमत 800 रुपये थी। लिहाजा असल कीमतों का सही अंदाज़ा लगाने के लिए बिलवास्ता टैक्स की मालियत को मनफी कर देना चाहिए। तो सेल्स टैक्स जब लगा दिए जाते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स जब लगा दिए जाते हैं तो उसकी वजह से मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाती है उसकी असल कीमत से। इसी एग्जाम्पल को हम एक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखें, जो मार्केट प्राइस होती है, मार्केट प्राइस एक ऐसी कीमत होती है जिस कीमत के ऊपर सार्फिन उस चीज़ को ख़रीदते हैं। इसको हम रिटेल प्राइस भी कहते हैं और इसको हम कंज्यूमर प्राइस भी कहते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आप उसकी जो पैकिंग होती है आप देखिए कि उसके ऊपर जो सेलर्स होते हैं या जो फैक्ट्री ओनर है उन्होंने ये रिटेल प्राइस की जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने इस तरीके से लिखी होती हैं कि ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। मार्केट प्राइस ये एक उसकी फैक्ट्री कॉस्ट है, यानी कि ये वो कीमत है जिसके ऊपर वो शय जो है वो प्रोड्यूस हुई है फैक्ट्री में, यानी कि उसकी असल कीमत। अब जो है अगर उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सेल्स टैक्स वगैरह भी शामिल हो गया है तो वो भी इसके अंदर ऐड किया जाता है और इस तरीके से वो कंज्यूमर्स को भी ये डिटेल्स बताई जाती हैं। और ये आप अक्सर देख सकते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की पैकिंग के ऊपर इस तरह से लिखा होता है कि वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, मार्केट प्राइस, उसकी फैक्ट्री कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अभी हमने जो भी एग्जांपल पढ़ी है तो उसमें देखें कि वो एक पंखे की एग्जांपल दी गई है कि वो 800 रुपये में पैदा हुआ है वो पंखा, और उसमें 100 रुपया जो है वो टैक्स शामिल कर दिया गया है। तो इस तरह कंज्यूमर पे वो 900 रुपये कंज्यूमर से वसूल किए जा रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट प्राइस 900 रुपये पे कर रहा है। लेकिन ये जो 900 रुपये हैं कंज्यूमर तो ये अपने अखराजात कर रहे हैं 900 रुपये। तो 900 रुपये जो है ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी से आप एनएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है 900 रुपये जो है, यानी कि इस 900 रुपये पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट मेथड के ज़रिए तो ये मार्केट प्राइस के लिहाज से जो नेशनल इनकम की वैल्यू है ये उसको ज़ाहिर करेगा। अब ये जो 800 रुपये है, 800 रुपये जो है ये फैक्ट्री कॉस्ट को ज़ाहिर करता है और इस कीमत के लिहाज से अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को ज़ाहिर करती है, यानी कि आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के लिहाज से कौमी आमदनी। तो ये 800 रुपये जो है वो किसके पास जाते हैं? 800 रुपये जो है ये उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम अदा करते हैं जिन्होंने उस पंखे को या उस शय को या जो मुल्क में जो दूसरी अशिया पैदा होती हैं उनको पैदा किया है। तो उन आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों को ये ज़ाहिर करते हैं, जो कि ये 4 कैटेगरीज पे मुश्तमिल हैं, जैसे वेजिस है, रेंट है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट। ये आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों को ये हम अदायगियाँ करते हैं, ये 800 रुपये।
तो इसका जो टोटल है वो इनकम मेथड के ज़रिए या फैक्टर कोस्ट पे कौमी आमदनी को ज़ाहिर कर रहा है। अब ये जो 100 रुपीज़ है ये आमलीन पैदाइश को हम अदा नहीं कर रहे, आमलीन पैदाइश को हम सिर्फ ये 800 रुपये अदा करें। अब ये 100 रुपीज़ हम किसको अदा कर रहे हैं? ये देखें स्टूडेंट्स, ये 100 रुपीज़ जो है ये हम गवर्नमेंट को अदा कर रहे हैं, ठीक है। ये आमलीन पैदाइश को हम अदा नहीं कर रहे। तो इस तरह से अगर हम नेशनल इनकम की वैल्यू मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगी उससे ये फैक्टर कोस्ट या आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के लिहाज से जो कौमी आमदनी है वो डिफरेंट आएगी। तो उसमें जो डिफरेंस है वो टैक्सेस की वजह से पैदा हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमने इन दोनों को जो है इनका कंपैरिजन करना है तो हमें नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसके अंदर से हमें ये टैक्सेस को माइनस करना होगा। 900 रुपये को अगर हमने इसके बराबर लेकर आना है 800 रुपये के बराबर, तो हमने क्या करना होगा, हमें इस 900 रुपये में से ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होंगे। तो उससे हमारे पास ये नेशनल इनकम आ जाएगी जो हम आमलीन पैदाइश को अदा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने टैक्सेस का पढ़ लिया कि टैक्सेस की वजह से जो है वो एक डिफरेंस पैदा होता है। जो सेकंड डिफरेंस है वो कैसे पैदा होता है, तो वो अब हम इसको स्टडी करते हैं। जो सेकंड डिफरेंस पैदा होता है मार्केट प्राइस में और फैक्ट्री कॉस्ट में, वो है एआने या सब्सिडीज़, इसकी वजह से पैदा होता है। तो ये क्या होते हैं, जैसे हमने टैक्स का पढ़ा, जो टैक्स जो है वो अमाउंट होती है जो कि सिटीजन्स जो हैं गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये जो सब्सिडी है ये टैक्स के उलट होती है, यानी कि ये ऑपोजिट चीज़ है। ये सब्सिडी टैक्सेस से टैक्स जो है वो अवाम हुकूमत को अदा करते हैं, लेकिन ये जो सब्सिडी होती है ये वो रकम होती है जो कि हुकूमत अवाम को अदा करती है। अवाम को वो क्यों अदा करती है? अवाम की हेल्प के लिए अदा करती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है, वो महंगी पैदा होती हैं, उनकी प्रोडक्शन प्राइस जो कॉस्ट जो होती है या फैक्ट्री कॉस्ट वो ज़्यादा होती है। जो सार्फिन होते हैं या आम आवाम होते हैं वो उसको नहीं ख़रीद सकते। तो हुकूमत जो है कुछ रकम जो है वो फिर अपने से उसमें ऐड करती है और वो मार्केट प्राइस ताकि कम हो जाए, और मार्केट प्राइस का कुछ हिस्सा हुकूमत खुद अदा कर देती है। तो इसकी हम ये रीडिंग करते हैं, बाज़ अशिया की लागत पैदाइश ज़्यादा होती है जिन्हें अवाम ख़रीद नहीं सकते, और ये चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हों। यानी कि वो ज़्यादातर वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, उनकी मार्केट प्राइस को कम होना चाहिए। तो हुकूमत अपनी तरफ से कुछ मदद देती है, यानी बाज़ औक़ात किसी मुफीद चीज़ को लोगों में मकबूल बनाने के लिए हुकूमत कीमत का कुछ हिस्सा खुद अदा कर देती है। मिसाल के तौर पर कीमियावी खाद, जैसे एग्जांपल दी हुई है। ये जो खाद होती, फर्टिलाइज़र्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होती है उसका निसार फर्टिलाइज़र्स की अवेलेबिलिटी पर होता है। अगर फर्टिलाइज़र्स जो है किसानों को महंगी मिले तो किसान जो है वो फसलें नहीं उगा सकेंगे। तो इस तरह से इकॉनमी में क्राइसिस पैदा हो जाएगा, और जो बेसिक जो प्रोडक्शन है जैसे वीट, राइस और बहुत सारी फूड आइटम्स जो हैं वो लोगों को नहीं मिल सकेंगे। तो इसलिए जो है ये जो फर्टिलाइज़र्स की अहमियत के पेश नज़र तो हुकूमत जो है इसको सस्ता करने के लिए कुछ खुद पेमेंट कर देती है। तो खाद के एक थैले की कीमत, फ़र्ज़ करें कि एग्जांपल दी हुई है कि एक थैले की कीमत 300 रुपये थी, यानी कि ये वो कीमत है जिसके ऊपर वो खाद पैदा हो रही है, फर्टिलाइज़र वो पैदा हो रही है, जो कि ज़्यादा है ये कीमत। लेकिन हुकूमत ये थैला 200 रुपये का फ़रोख्त करना चाहती है, यानी कि हुकूमत ये चाहती है कि किसानों को ये 200 रुपये का मिले, जबकि वो 300 का पैदा हो रहा है। यानी कि इसको पैदा करने पे हमारे अखराजात ज़्यादा आ रहे हैं, तो लेकिन हुकूमत इसको 200 रुपये का फ़रोख्त करना चाहती है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा कीमियावी खाद इस्तेमाल करके इसके फ़ायदों से रोशनास हो सकें। इस किस्म की मदद को एआने या सब्सिडीज़ कहा जाता है, चूँकि आम लोग एक चीज़ की कीमत कम अदा करते हैं जबकि इसकी असल कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है, सब्सिडीज़ जब लगाई जाती हैं, दी जाती हैं लोगों को, तो उससे क्या होता है कि मार्केट प्राइस उसकी असल कीमत से कम हो जाती है। टैक्स की वजह से मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाती है असल कीमत से, जबकि सब्सिडीज़ में उलट होता है। सब्सिडीज़ की वजह से मार्केट प्राइस जो है वो असल कीमत से कम हो जाती है। तो इसलिए मार्केट प्राइस को जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट के बराबर लाने के लिए उसके अंदर हमें सब्सिडीज़ जमा करनी चाहिए। इसलिए बाज़ारी कीमत में एआनों की मालियत को जमा कर लिया जाए तो इससे सही कीमत का पता चल सकता है। इसलिए किसी मुल्क की कौमी आमदनी के लिए दर झैल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। कौमी आमदनी बराबर है खालिस कौमी पैदावार
ये हम इक्वेशन अभी करते हैं। ये देखिए, ये सब्सिडीज़ जो है, इसकी जो एग्जांपल अभी आपने पढ़ी है कि फर्टिलाइज़र की एग्जांपल पढ़ी है। फर्टिलाइज़र जो है वो 300 की पैदा हो रही है मार्केट में, इसकी फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 300 है, जबकि हुकूमत ये चाहती है कि वो 200 रुपये की फ़रोख्त करे, किसान जो है वो 200 रुपये का ख़रीदें। तो हुकूमत जो है वो 100 रुपीज़ जो है वो ख़ुद अदा करती है, यानी कि जो 300 रुपये जो हैं, ये आमलीन पैदाइश को जो है ना पेमेंट्स 300 रुपये की होती हैं, जिसमें से अवाम जो है वो 200 रुपये अदा करते हैं और 100 रुपीज़ जो है वो हुकूमत अदा करती है। इस तरह से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट के ज़रिए जो है ना नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो इसमें हमें ये 2 एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, ठीक है। यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ये वो आमदनी है जो कि हम मार्केट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। चूँकि मार्केट प्राइस जो है वो असल कीमत आमलीन पैदाइश को मिलने वाले मुआवज़ों से डिफरेंट हो जाती है टैक्सेस और सब्सिडीज़ की वजह से, तो उसको उसके बराबर लाने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं और सब्सिडीज़ हम ऐड करते हैं। तो ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद जो है वो आंसर जो है ये नेशनल इनकम के बराबर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कौमी आमलीन के मुआवज़ों के लिहाज से कौमी आमदनी। तो इस तरह से, इस तरीके से आमलीन के मुआवज़ों के लिहाज से कौमी आमदनी जो है, या इनकम मेथड से जो हमने कौमी आमदनी कैलकुलेट की थी, वो हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू so much for watching. Keep watching. Wait for the next video. Allah Hafiz.